दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक जारी है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के मुख्यालय में अहम बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम की बैठक हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हो रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हो रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हो रही है। केंद्र और राज्य की योजनाओं का फीडबैक लिया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार के तालमेल पर चर्चा हो रही है। संगठनों के साथ भी केंद्र के तालमेल पर विचार हो रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी पर चर्चा हो रही है। राज्य की प्रभावशाली योजनाओं पर मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन भी देंगे। और सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पवन, पिछले काफी देर से बैठक चल रही है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही ये जो बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। अगर आज की बैठक की बात करें तो 13 राज्यों के मुख्यमंत्री और 15 उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल, यानी कुल मिला के 28 लोग जो हैं वो इस बैठक में राज्यों से आए हैं। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सारे अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो इस बैठक में शामिल हैं। अगर बैठक के एजेंडे की बात करें तो किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय के साथ राज्यों का विकास किया जाए, उसके साथ साथ अगर किसी राज्य में केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की किसी योजना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया या बहुत अच्छी तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया गया है तो उसको अन्य राज्य भी उस फॉर्मूले को, उस तरीके को अपनाएं। उन सब विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम तरह की जो और चर्चाएं जो हैं उन सब विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। जिस तरह से अन्य किसी राज्य ने अगर किसी योजना के प्रबंधन में अगर बेहतर काम किया है तो वो राज्य जो है उस योजना के बारे में प्रेजेंटेशन देगा और बताएगा कि किस तरह से उस राज्य ने उस योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाया और उससे कितना फायदा उसके राज्य की जनता को हुआ। तो उनको बताया जाता है कि किस तरह से उस राज्य ने के परिप्रेक्ष्य में बातचीत की जाए तो बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या चर्चा हो रही है, उत्तराखंड को लेकर क्या चर्चा हो रही है? देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, अगर खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें जो बेहतर जो काम किया है वो हर घर नल और जल की योजना जो है केंद्र सरकार की, पूरे देश भर में हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना है, उस पर उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। उसको लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के रूप में भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है। इन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कई सारी केंद्र की योजनाएं जो हैं जिससे से उत्तराखंड बेहतर रूप में उसको समन्वय स्थापित करके उसको अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इन सब योजनाओं को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी, किस तरह से और योजनाओं को भी बेहतर तरीके से जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। अगर किसी योजना में उत्तर प्रदेश अगर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो अन्य राज्य उस मॉडल को किस तरह से अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में एक अलग से प्रेजेंटेशन भी वो राज्यों के मुख्यमंत्री देंगे और दिया जा रहा है। धीरे धीरे चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री का जो खासा फोकस है वो है 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने का, तो उसमें राज्यों की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। तो ऐसे में बीजेपी कम से कम अपने शासित राज्यों में किस तरह से बेहतर समन्वय के साथ काम को आगे बढ़ा सके, केंद्र की योजनाओं को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, इन सब विषयों को लेकर चर्चा
चर्चा होगी। इसके साथ साथ क्योंकि ये 2 दिवसीय बैठक है, आज देर रात तक चलेगी, उसके बाद में कल सुबह से फिर ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो उसमें जिस तरह से, क्योंकि आगामी दिनों में आपको पता है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है, उसमें हरियाणा है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, इन सब राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। उसमें किस तरह से बेहतर प्रबंधन के साथ पार्टी आगे जाए और बेहतर प्रदर्शन करे, फिर से सरकार बनाए, उन सब विषयों को लेकर भी चर्चा होगी। हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें किस राज्य ने किस तरह से प्रदर्शन किया, उसके अच्छा प्रदर्शन किया तो उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, अगर खराब प्रदर्शन किया है तो उसको और ठीक कैसे किया जा सकता है, इन सब विषयों को लेकर 2 दिवसीय बैठक में चर्चा होने वाली है। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक भी हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक करीब 6 घंटे चली है। बैठक में पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से राज्य के विकास का फीडबैक लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत में राज्यों का भूमिका बेहद अहम है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश को लेकर कई अहम बातें रखी हैं। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश बन चुका है। सीएम योगी ने कई योजनाओं के बारे में बैठक में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि बीते 10 साल में एक नए और समृद्ध भारत का उदय हुआ है। आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत भारत का विजन ही हमारा मिशन है। यूपी में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश के विकास के लिए बजट बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इसको लेकर राजनीति कर रहा है। पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत पैसा आया है। इससे रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत होगा। करोड़ देशवासियों के आकांक्षाओं का यह बजट है। हमारे एक दृष्टा प्रधानमंत्री में यह बजट के 4 मुख्य केंद्र बिंदु हैं, जो महिला, गरीब, किसान और नौजवान, जिनको सतत विकास की व्यवस्था इस बजट में पूर्ण रूप से की गई है। इस बजट का विज़न जो है कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विज़न को लेकर के इस बजट को कहीं ना कहीं निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो अगर देखेंगे डिटेल्स को, जो बजट को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज जब बजट देखेंगे तो अनुमानतः 40,000 करोड़ रुपया करीब उत्तर प्रदेश को रोड सेक्टर में मिला है, 20,000 करोड़ रेल के लिए मिला है। ऐसी तमाम जो ग्रामीण विकास और सारी योजनाएं हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान नंबर रहने वाला। यहाँ तक कि जो मकान बनने वाले हैं, जो बसावट कवर करने वाले हैं, उन सब में भी भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश का उसमें समायोजन किया गया। प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद रावण कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है। हमारा गठबंधन है उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता से। उस जनता को, जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया नगीना में, उसी जनता के आशीर्वाद से हम 10 की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव मजबूती लड़ेंगे। तो पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन ने तय किया कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। उसी के मद्देनजर फूलपुर विधानसभा पे आज हमारे 3 जनसंपर्क कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को समझाने, कार्यकर्ताओं को तैयार करने का सम्मेलन है। खबर मथुरा से है। महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव सरस्वती के द्वारा व्यासपीठ पर बैठकर रामलीला के कलाकारों पर अशोभनीय टिप्पणी का मामला तूल पकड़ रहा है। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के लोगों ने एक आपात बैठक बुलाकर श्री इंद्रदेव सरस्वती पर नाराजगी जताई। इंद्रदेव सरस्वती ने क्या कहा था और धर्मरक्षा संघ के अध्यक्ष का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। गांव में रामलीला होमे 30-40 साल हो गए, तो रामलीला में जो राम बनतो वो देसी दारू पीता।
ज्यादातर। और वो जो सीता बनता था, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। धुआं, टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार। और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। और जैसी मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहाँ। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक घोर पाखंडी ढोंगी महामंडलेश्वर इंद्रदेव या व्यास मंच पर बैठकर बहुत समय से अनर्गल प्रलाप और इस तरीके की हरकतें करता रहा है, जो कि हमारे सनातन धर्म की विरोधी रहे हैं। पूर्व में ये व्यक्ति अपने पैरों के ऊपर हमारा शुभ स्वस्तिक चिन्ह बनाकर और तुलसी दल अपने पैर पर चढ़वाया करता था, जिसका कि समाज में बहुत विरोध हुआ। इसने माफी मांग ली, वो मामला शांत हुआ। मगर अभी जो वर्तमान में इसने हमारे पूज्य भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में जो पात्र, रामलीला में जो पात्र रोल करते हैं, उनके बारे में जो कुछ भी जिस भाषा अश्लीलता के साथ बोला है, वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। विवाद बढ़ने के बाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव सरस्वती ने भी सफाई दी है। नहीं, वो जो वीडियो है कथा का, वो जिन्होंने भी काट के डाला है, उसमें वो एडिट करके डाला है। जितनी नेगेटिव पब्लिक में जो बात जाए मेरे प्रति, वो चीज़ें उन्होंने चुन के डाली हैं। विषय नहीं डाला है, शब्द डाले हैं। तो भी जो शब्द हैं, वो शब्द जो है पात्र को लेके हैं। मेरी खुद की आस्था राम में, सीता में, मैं उनके दिनों रात गीत गाता हूँ। तो उनकी जो पात्रता है, बचपन में हमने जो देखा था, उस हिसाब से हमने उसमें बात रखी। तो वो शब्द अगर गौरवान्वित या व्यासपीठ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं तो नहीं है, मान लीजिए, चाहे वो मेरे मुंह से निकले हों, चाहे कहीं से भी निकले हों। गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में सोमवार को फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार यानी 29 जुलाई को फैसला सुनाएगा। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी। अफजाल अंसारी ने 4 साल की सजा को रद्द किए जाने की मांग की को लेकर हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। अगर सजा बरकरार रही तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, कल कितने बजे तक फैसला आ जाएगा और क्या कानूनी जानकार इस पूरे मसले में कह रहे हैं? देखिए, अफजाल अंसारी के लिए सोमवार का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि सोमवार को 29 जुलाई को करीब 1 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। गैंगस्टर एक्ट में उन्हें 4 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने सुनाई थी और ये सजा 29 अप्रैल 2023 को सुनाई गई थी। उसी के खिलाफ अपील उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। हालांकि 4 साल की सजा सुनाए के बाद वो उस समय बसपा के सांसद थे, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी, जिसके खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई थी। हालांकि उनकी अपील की सुनवाई यानी अपील तय करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिया था। 30 जून तक अपील तय की जानी थी, लेकिन गर्मी की छुट्टियों की वजह से अपील तय नहीं हो सकी। 4 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और पूरी होने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित कोर्ट ने किया था। दरअसल इनकी अपील के साथ ही साथ मुख्तार अंसारी की अपील के साथ साथ राज्य सरकार ने भी एक अर्जी दाखिल की थी और सजा बढ़ाए जाने की मांग की थी। इसके अलावा कृष्णानंद राय परिवार की ओर से भी एक अर्जी दाखिल की गई थी और उसमें भी सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। दरअसल कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में ही इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराएं लगी थी, उसका मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी के वकील की दलील यही थी, उनके वकीलों की दलील ये थी कि चूंकि वो जिस मुकदमे में उनके ऊपर गैंगस्टर लगा था, जिस मुकदमे के आधार पर, उस केस में ही वो बरी हो चुके हैं, यानी कृष्णानंद राय के मर्डर केस में 2019 में ही बरी हो गए हैं। ऐसे में उन्हें इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती है, जबकि इस मामले में राज्य सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, आपका नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।
पीलीभीत में रास्ते पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। भूमाफिया इम्तियाज अहमद ने रास्ते पर अवैध कब्जा कर दीवार का निर्माण करा दिया था, जिसकी शिकायत पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमें जन सुनवाई के अंदर कि एक ग्राम चंदोई में एक रास्ते का नंबर है, गाटा संख्या 513 संबत का उसका नंबर है। उसमें किसी व्यक्ति ने एक दो लोगों ने वहाँ पे बाउंड्री करके उसके दीवार को बनाकर कब्जा कर लिया है रास्ते के नंबर पर। तो राज टीम को भेजकर नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में नायब तहसीलदार राज टीम को भेजा गया, जांच कराई गई तो पाया गया कि शिकायत सही है। दीवार बनाकर कुछ लोगों ने रास्ते की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, तो हमने के संसाधनों की व्यवस्था करते उस रास्ते की जो भूमि पर दीवार बना रखी थी उसको हटा दिया। मऊ में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। शहर कोतवाली के मेन बाजार पर अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। अवैध तरीके से सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा था, इसे आज बुलडोजर के जरिए हटाया गया। दुकान खड़ा करा के लगा दिया था, फुटपाथ बेच दिया था, नालियाँ जाम कर रहे थे, ट्रैफिक को नाले चलने नहीं दे रहे थे। इसमें नगर पालिका और नगर मजिस्ट्रेट साहब के साथ जो है पुलिस की टीम जो है और कुछ हद तक जो तत्काल साफ कराया जा सका वो कराया गया और बाकी लोगों को बता दिया गया। मथुरा में पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों की संपत्ति कुर्क की है। थाना गोवर्धन क्षेत्र के देवसेरस गांव के वारिस और आसिफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने डीएम के निर्देश पर साइबर ठगी के आरोपियों की 5,37,26,000 की संपत्ति को जब्त किया है। कुर्क की गई संपत्ति में मकान, खेत और ट्रैक्टर शामिल हैं। एक मकान, एक ट्रैक्टर, एक बाइक और जयपुर के अंदर इनके 2 प्लॉट है, जिसमें आज डीएम सर की तरफ से 14/1 में कुर्की का आदेश हुए हैं और आज देवसेरस गांव में यहाँ टीम के साथ इनके घर की, मकान की और कृषि यंत्रों की और ट्रैक्टर की, बाइक की एवं पाइपलाइन की कुर्की की जा रही है और इसी तहत यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। टोटल संपत्ति कितनी की बताइए? इनकी टोटल वैल्यू इसकी की प्रॉपर्टी की करीब 6 करोड़ रुपए है। मेरठ में एसटीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नेट परीक्षा में ऑनलाइन नकल के मामले में एसटीएफ ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने सुभारती विश्वविद्यालय के 4 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में 3 महिलाओं समेत 7 लोग शामिल हैं। एसटीएफ ने इनसे एक लैपटॉप, सीपीयू, पेन ड्राइव, 4 फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 5 लाख प्रति अभ्यर्थी नकल का ठेका हुआ था। एसटीएफ मेरठ यूनिट में जानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक का पीआरओ बनकर साइबर ठगी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला अभिषेक शुक्ला पीलीभीत में अधिकारी बनकर लोगों से उनके मुकदमे निपटवाने के लिए वसूली कर रहा था। 23 तारीख को पीलीभीत पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप को पुलिसकर्मी, कभी चौकी इंचार्ज, कभी एसपी सर का पीआरओ बताकर ठगी कर रहा था। तो प्राप्त शिकायत के आधार पर हमने इसको ट्रेस बैक किया है और आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इनका नाम अभिषेक शुक्ला है तथा इनके खिलाफ पहले भी काफ़ी अपराध रहे हैं। ये लखीमपुर खीरी के गोला के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का साइबर अपराध इनके खिलाफ पहले हमको नहीं मिला है, परंतु इनके खिलाफ गंभीर अपराध पहले हैं। तो अभी ये पहला मामला है जो साइबर का खुला है और इसमें इसका मोडस ऑपरेंडी बहुत ही सिंपल रहा है। खबर गोंडा से है। यहां पर वन विभाग की टीम ने आखिरकार तेंदुए को पकड़ने में सफलता पाई है। शहरी इलाके में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत थी, लेकिन अब उस तेंदुए को वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया है। बीते 17 जुलाई को फातिमा हायर सेकेंडरी स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ था। तेंदुआ स्कूल परिसर में चहलकदमी करते हुए दिखा था। तभी से स्कूल और आसपास के इलाकों में डर का माहौल था। आवास विकास कॉलोनी के खाली पड़े मकान से तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। तो पकड़ गया आज, और मामला ये था कि 17 जुलाई को हम लोगों को एक खबर मिली थी सीसीटीवी फुटेज के द्वारा
कि कोई एक जंगली जानवर है, किंतु स्पष्ट नहीं था कि ये कौन से जानवर था। सारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया और सारे डिपार्टमेंट सक्रिय रहे, विशेष रूप से डीएम मैम और जो डीएफओ थे और जो कंजर्वेटिव ऑफिसर मनोज सोनकर जी और सारे विभाग को उन्होंने तुरंत सक्रिय होके इसको पकड़ने के लिए उन्होंने पूरा उन्होंने कोशिश किया। खबर बदायूं से है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में बदायूं का मोहित राठौड़ शहीद हो गया। इकलौता चिराग शहीद होने से घर में मातम का माहौल है। 1.5 साल पहले मोहित की शादी हुई थी। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के सवानगर में सैनिक सम्मान के साथ मोहित का अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर सीतापुर से है। सीतापुर में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई महिलाएं जिनके पति जिंदा हैं वो भी विधवा पेंशन पा रही हैं। जिले में करीब 6,189 महिलाएं विधवा पेंशन भी ले रही हैं। ये सभी राशन कार्ड में पति के हिस्से का राशन भी ले रही हैं। इन सभी महिलाओं के पति राशन कार्ड में जिंदा हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, ये आंकड़ा जो है हमारे प्रदेश में कई जिलों का निकाला गया था। तो जनपद सीतापुर में 6,189 ऐसे राशन कार्ड मिले हैं जिसमें उनको वीडो पेंशन तो मिलती है, लेकिन उनके जो पति मृतक हो गए हैं उनके नाम अभी भी राशन कार्ड से काटे नहीं जा सके हैं। अब उनका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं कि ये वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तव में हमारे विभाग ने ये प्रयास किया है, जैसे सीतापुर में 34,62,000 का जो टारगेट है वो पूरा हो गया, तो कई ऐसे गरीब वंचित हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बनाया जा सका है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है, जैसे इनकम टैक्स वालों का भी दिया है, इनका भी दिया है, इन लोगों का आंकड़ा हम लोगों ने निकलवाया। उनके कार्ड जो काटेंगे तो जो जगह होगी पात्रों का बना। खबर बुलंदशहर से है। यहां पर टीकाकरण के बाद 6 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से छात्राओं को बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया था। उसके बाद छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। बुलंदशहर के अरनिया ब्लॉक के कलावली प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अयोध्या में बालू और मिट्टी के अवैध खनन और उसको ढोने वाली गाड़ियों के खिलाफ प्रशासन शिकंजा कस रहा है। गाड़ियों को पकड़ने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। खनन विभाग ने अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं पर 1,79 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 9,50,000 की वसूली भी की गई है। इसके साथ ही बालू सीज कर नीलामी की प्रक्रिया कराई जा रही है। अभी 22 तारीख को अवैध खनन परिवहन में कुल 9 वाहनों और एक मशीनरी सीज की गई थी और 24 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशिका में माझा तिउरा और माझा बरेटा में कुल 6,065 घन मीटर अवैध रूप से बालू खनन कर एकत्रित किए जाने पर सीज किया गया है। और ऑनलाइन खतौनी वहाँ पे नहीं है, हाथ से खतौनी है, इसलिए उसका विवरण उपलब्ध कराएंगे। देवरिया में करोड़ों की लागत से 4 महीने पहले बनकर तैयार हुई सरकारी अस्पताल बिशुनपुरा की बिल्डिंग अब कई जगहों से टूट रही है। कई कमरों की दीवारें फट गई हैं, रेलिंग टूटकर गिर रही है, साथ ही बाउंड्री वॉल में भी दरारें आ चुकी हैं। अस्पताल के अंदर जाने वाली सड़क भी धंस चुकी है और कई जगह फट गई है। बिशुनपुरा अस्पताल को पैक्सवेड ने लगभग 1,67,00,000 रुपए की लागत से बनवाया है। पूरे मामले पर जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। बिशनपुरा बाजार में हॉस्पिटल बना हुआ है और इसकी जब से बना है तब से इसकी बाउंड्री रास्ते तो पहले ही ढह गए हैं और टूट के गिर रहे हैं। बिल्डिंगें भी जगह जगह फट गई हैं जनबा। और कितना दिन अभी तो चालू हुए 2-4 महीना नहीं हुआ और पूरी बिल्डिंगें पानी भी चू रहा है। पानी की जो टंकी बनी है एक दिन भी पानी नहीं इसमें सप्लाई हो पा रहा है जनबा। पाइप वही पता नहीं क्या क्या उसमें गड़बड़ है, कोई देखने वाला भी नहीं है यहाँ की। यहाँ कर्मचारी बाहर से पानी पीते हैं जनबा। बुलंदशहर में प्रेमी प्रेमिका के बीच हुए विवाद के बाद प्रेमी ने फांसी के फंदे पर अटक कर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि होटल में पहले प्रेमी प्रेमिका ने शराब पार्टी की, इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटनास्थल से प्रेमिका को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
रात को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि गेट चौकी के अंतर्गत एक ओयो होटल में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। इस पर पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि एक युवती के साथ युवक आया हुआ था एवं कोई विवाद दोनों के बीच हुआ, उस पर इसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके का फॉरेंसिक एनालिसिस करवाया गया एवं शव को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।